मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बाद यूपी में दवा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि योगी के सुपर 30 अब नकली दवा के सौदागरों का सफाया करने में जुटे हैं। आपदा में चौथे दिन भी मेडिकल स्टोर और दवा गोदामों पर छापेमारी हुई है और इस कार्रवाई में एसटीएफ, ड्रग अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अफसर शामिल हैं। यानी अब आगरा हो या लखनऊ, यूपी के किसी भी कोने में नकली दवा के धंधेबाज बच नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी के स्पेशल 30 में एसटीएफ, ड्रग विभाग और पुलिस टीमें शामिल हैं। इसी कड़ी में आज आगरा के कई मेडिकल शॉप में छापेमारी हुई, जिसमें बुखार, खांसी, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, शुगर और पेन किलर दवाओं का जखीरा मिला है। दरअसल 4 दिन पहले एक दवा कारोबारी ने एसटीएफ को 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की थी, जिसे गिरफ्तार किया गया था। इसी जांच में पता चला कि नकली दवाएं चेन्नई से मंगवाई जा रही थीं, जिन्हें यूपी के आगरा में डिलीवर किया जाता था। फिर यहीं से नकली दवाओं की सप्लाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और बांग्लादेश, नेपाल तक होती थी। अब मास्टरमाइंड को पकड़ने के बाद योगी के स्पेशल 30 एक शैतान की तलाश में निकल चुके हैं। दिल्ली की सियासत में फिर भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने आज छापेमारी जब की थी कल, तो कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए ईडी को चुनौती दे डाली। दरअसल दिल्ली एनसीआर में 13 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। सौरभ भारद्वाज का घर भी इसी लिस्ट में शामिल था। ईडी को कुछ सुराग मिले थे और उसी के आधार पर छापेमारी की गई। जैसे ही ये कार्रवाई पूरी हुई तो सौरभ भारद्वाज ने ईडी को ओपन चैलेंज दिया और यहाँ तक बोल दिया कि डरेंगे नहीं, क्योंकि केजरीवाल के चेले हैं। मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आऊँ, मैं अंदर रहूंगा। इतना ही नहीं, भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर भी सीधे वार किया। इस चीज की धौंस मत करो, ठीक है? मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल के चेले। और आरोप लगा दिया कि ईडी के जरिए उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाने की। यानी दिल्ली की सियासत में तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी खुली चुनौती देने के मूड में है। बिहार में चुनावी युद्ध अब तेज हो चुका है। जिस समर में अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दमखम दिखा रहे थे, अब वहां प्रियंका गांधी की एंट्री से माहौल और भी गर्म हो गया है। भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बुलेट यात्रा ने बिहार की आधी आबादी को साधने की कोशिश की है, तो दरभंगा के सियासी समीकरण भी इस यात्रा के बाद बदलने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि एक तस्वीर सैकड़ों बैठकों और रणनीतियों पर भारी है। तस्वीर देखिए, राहुल गांधी खुद हेलमेट लेकर आते हैं, बहन प्रियंका को पहनाते हैं, फिर भाई बहन की जोड़ी बिहार की यात्रा पर निकल पड़ती है। ये सीधे जनता से जुड़ने की रणनीति का हिस्सा था, जहां राहुल तेजस्वी ने आम नागरिकों के बीच जाकर अपनी चुनावी मजबूत छवि पेश की, तो प्रियंका गांधी की एंट्री ने नई लहर पैदा की। दरभंगा से शुरू होकर बुलेट यात्रा चहुपार रूट तय कर रही है और सोशल मीडिया बस इन्हीं तस्वीरों से भरा है। राहुल गांधी चुनाव से पहले बिहार यात्रा पर हैं। ये यात्रा गांव-गांव, जिले-जिले घूमते हुए 1300 किलोमीटर का जाल बिछा चुकी है और इसका समापन पटना में 1 सितंबर को एक भव्य रैली के साथ होगा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए महागठबंधन ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा? कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह रही, जबकि इंडिया अलायंस के बाकी दलों के नेता मुख्यमंत्री फेस को लेकर बयानबाजी कर सियासी बवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा, तो दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर तकरार। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उनके साथ अक्सर तेजस्वी यादव भी दिखाई देते हैं। ऐसे में आरजेडी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार इंडी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन पप्पू यादव ऐसा नहीं मानते। चुनाव जनता वोट देती है, जनता विधायक बनाती है, विधायक बनेगी, हम लोग नेता का चयन करके मुख्यमंत्री घोषित अपना कर लेंगे। आरजेडी की उम्मीदों को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी तेवर बदल दिए और साफ साफ कह दिया, राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। गठबंधन के सभी दल जो है ना, वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है।
यानी महागठबंधन में सीएम चेहरा तय करने पर ही घमासान मचा है। कांग्रेस खामोश है और बाकी दलों के सुर इस खींचतान को और तेज कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर दरभंगा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता के समर्थन से जीत का दावा करते हुए एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर तंज किया है और एनडीए की फुल फॉर्म भी बता डाली है। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए नेताओं में बेचैनी साफ दिख रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में भाजपा एनडीए जो भी जोर लगाएंगे वो नाकामयाब रहेंगे और एनडीए के लोग एनडीए का फुल फॉर्म ही है नहीं देंगे अधिकार। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहां ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और कहा, जनता जागरूक है अपने मत की रक्षा के लिए। वोट अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। बिहार में लगातार मंत्रियों को खदेड़ने की खबर सामने आ रही है। पहले मंगल पांडे पर कुछ लोगों ने हमला किया था और अब नालंदा में नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार पर भीड़ ने हल्ला बोल दिया। ये घटना उस समय हुई जब श्रवण कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। मतलब बिहार में मंत्रियों के लिए दौरा करना चुनौती से कम नहीं है। जहां भी जा रहे जनता खदेड़ दे रही है। एक दिन पहले पटना में मंगल पांडे पर भीड़ ने हमला कर दिया था और आज नालंदा में श्रवण कुमार को जनता ने आड़े हाथों ले लिया। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। दरअसल नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के थोड़ी देर बाद वो वहां से लौटने लगे, जिससे लोग भड़क गए और श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। यही नहीं, ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर मंत्री और विधायक को दौड़ाया। इस दौरान 1 किलोमीटर भागकर 3 गाड़ी बदलकर नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार और विधायक ने अपनी जान बचाई। इससे पहले नीतीश सरकार में मंत्री मंगल पांडे पर पटना में हमला हुआ था, जब वो प्रदर्शन के दौरान भीड़ से गुजर रहे थे। मतलब बिहार में हर रोज मंत्री खदेड़े जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को सम्मानित किया। ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ऑपरेशन महादेव में शामिल सभी सुरक्षा कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किए और उनकी बहादुरी के लिए उनकी सराहना की। ऑपरेशन महादेव टीम ने 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में आई चुनौतियों और अनुभवों को भी गृहमंत्री के साथ यहां साझा किया। गृहमंत्री शाह ने जवानों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को भारतीय नागरिकों की जान लेने वालों के अंजाम का स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मुख्य आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। रूस से तेल न खरीदने की अमेरिकी शर्त न मानना भारत के लिए महंगा पड़ गया है। ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% का चौंका देने वाला अमेरिकी टैरिफ लागू कर दिया है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने इस पर भी चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस पर सियासी शोर अब शुरू हो गया है। 50% टैरिफ पर 100% सियासी बहस। देखिए हमारी रिपोर्ट। विपक्ष इस बात से हैरान है कि भारत की ओर से इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसा। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद की अलग चिंता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद। लेकिन सिर्फ विपक्ष ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस फैसले से भारत के एक्सपोर्ट में 70% की कमी आ सकती है। साथ ही $60 अरब से ज्यादा का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इसलिए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा है। पीएम मोदी जी को सीटीआई ने पत्र भी लिखा है कि भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करे। अब इंतजार भारत सरकार के जवाब का है। भारत पर टैरिफ लागू करने के साथ ही ट्रंप ने ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया है।
जिसमें वो तेल के बैरल के साथ दिखाई दे रहे हैं और इस पर लिखा है अमेरिका फर्स्ट, साथ ही नीचे लिखा है अमेरिका वापस आ गया है। और इस तरह ट्रंप ने अपनी एक जिद पूरी कर ली। लेकिन भारत पर किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा ये भी आपको जानना चाहिए। गारमेंट यानी कपड़े का जो सेक्टर है उस पर भारत $3.4 बिलियन का निर्यात करता था, जिस पर 12% टैरिफ लगता था, जो अब 62% हो गया है। इसी तरह होम टेक्सटाइल का निर्यात $3.0 बिलियन का था, तब टैरिफ था 9% और अब टैरिफ हो गया है 59%। झींगा मछली पर कोई टैरिफ नहीं था और निर्यात था $2 बिलियन, जो अब 60% हो गया है। ज्वेलरी का निर्यात $3.6 बिलियन तक होता था, टैरिफ 5.8% था, अब हो गया है 55.8%। भारत से अमेरिका को डायमंड का निर्यात $4.9 बिलियन का होता था, टैरिफ नहीं लगता था और अब ये टैरिफ 50% हो गया है। मशीनरी पार्ट्स का निर्यात $6.7 बिलियन का था, टैरिफ था 1.3% और अब यह टैरिफ बढ़कर हो गया है 51.3%। इसी तरह ऑटो पार्ट्स का निर्यात होता था, करीब $6.4 बिलियन का टैरिफ था, मात्र 1% टैरिफ था और अब यह टैरिफ 26 से 51% हो सकता है। दिल्ली में उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ वकील अब सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कर्मियों की थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी और इसी को लेकर वकील नाराज हैं, जिसके विरोध में वकील सड़कों पर उतर आए और दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। द्वारका कोर्ट के वकीलों ने पुतला फूंका। वकीलों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान भारी संख्या में वकील जमा हुए, जिनके हाथ में पोस्टर और बैनर नजर आए। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिसकर्मियों की थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसके विरोध में वकीलों का पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की 7 जिला अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और हजारों मामलों की सुनवाई टल गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपियों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ कर दो बहनों, हमसे गलती। दोनों मंचलों को पता है कि यूपी में बेटियों से छेड़छाड़ या अश्लील हरकत करने पर योगी की फोर्स छोड़ती नहीं है और अगले चौराहे पर ही हिसाब कर देती है। यही वजह है कि दोनों आरोपी यूपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहे हैं। इस दौरान दोनों लंगड़ाते भी दिखे। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दरअसल आरोप है कि दोनों आरोपियों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली से गुरुग्राम तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सड़क पर गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक-एक कर बदमाशों का सफाया किया जा रहा है। तस्वीरें भले ही 2 अलग-अलग राज्यों की हैं, लेकिन मुठभेड़ की कहानी एक जैसी है। दोनों ही जगह पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की। जो कल तक कानून के लिए चुनौती बने हुए थे, वो आज पुलिस के निशाने पर आकर अपनी सही जगह पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वही शातिर हैं जो बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले के मामले में आरोपी थे। लेकिन अब इनका हाल देखिए, गोलियों से घायल जो चलने तक के काबिल नहीं बचे। गुरुग्राम में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की इन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 को गोली लगी और एक मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराधियों के नाम विनोद उर्फ पहलवान, पदम उर्फ राजा, आशीष उर्फ आशु, गौतम उर्फ गोगी, शुभम उर्फ काला है। दिल्ली पुलिस भी बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में अजय उर्फ कंगारू घायल हुआ, जबकि उसका साथी रवि गोटिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मध्य प्रदेश के दमोह में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आरोप यह है कि सोशल मीडिया पर लव जिहाद से संबंधित वीडियो पर शब्बीर नाम के शख्स ने आपत्तिजनक कमेंट किया था और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि दोनों तरफ से पथराव और नारेबाजी भी की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश की गई। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ना पड़ा। बताया गया कि प्रदीप महाजन नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर लव जिहाद से जुड़ी एक वीडियो शेयर की थी, जिस पर शब्बीर खान ने आपत्तिजनक कमेंट किए थे, जिसको लेकर 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई। आरोप है कि ये वही शब्बीर खान है जिसने अपना नाम सौरभ बताकर हिंदू छात्रा को लव जिहाद में फंसाया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
बारिश के बाद आया सैलाब अब जानलेवा होता जा रहा है। महाराष्ट्र के विरार इलाके में 4 मंजिला पुरानी इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे के नीचे दबकर अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, ये पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानी है 1 साल की मासूम बच्ची की, जिसका मंगलवार को पहला जन्मदिन था, जो आखिरी साबित हुआ। छोटी सी जान। चिमुकली ने अपने बर्थडे पर नए कपड़े पहने थे, परिवार ने केक भी काटा था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि मौत की इमारत भरभराकर गिर पड़ी। आप देख सकते हो तस्वीरों में पूरे 4थे माले से लेके पहले माले तक का जो पूरा स्लैब है वो पूरी तरीके से गिर चुका है। रात करीब 9:30 बजे जैसे ही बिल्डिंग गिरी, पूरा परिवार मलबे में दब गया। राहत और बचाव दल ने रात में ही रेस्क्यू शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर सिर्फ लाशें निकली। 30 से 40 जो फैमिली है वो इस बिल्डिंग में रहते थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे अति दुखदायक बिल्डिंग घोषित किया था, नोटिस जारी की थे, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में थी। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक मलबे से 20 से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। लेकिन सवाल ये मौत की इमारत को वक्त रहते क्यों नहीं खाली कराया गया। गणेश पूजा की धूम पूरे देश में शुरू हो चुकी है, लेकिन बात जब संभल जैसे इलाकों की हो तो पूजा के साथ साथ सुरक्षा भी बेहद अहम हो जाती है। अब यूपी पुलिस ने संभल और चंदौसी में गणेश पूजा को लेकर कमान संभाल ली है, क्योंकि जिस तरह संभल में बीते कुछ वक्त से उपद्रव, हिंसा की घटनाएं घटी हैं, उसके बाद हर पूजा पंडाल सुरक्षा के घेरे में है। विशाल मूर्तियों के साथ यात्रा निकालने की तैयारियां हैं। यकीन मानिए, ऐसा गणेश उत्सव कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक मूर्तियां, मनमोहक झांकियां। गणेश उत्सव का ये रंग जब संभल में दिखे तो और भी खास हो जाता है। देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो आतिशबाजी है वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और विशाल मूर्ति जो है गणेश भगवान की वो यहाँ पर बनाई गई है। क्या खासियत है यहाँ पर चंदौसी में गणेश भगवान की, मैं देख रहा हूँ एक से एक मूर्ति यहाँ से आ रही है। वहीं गणेश उत्सव को लेकर पुलिस की BDS टीमें भी मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स का पहरा है और पूरे तरीके से यहाँ पर जो कि बम डिस्पोजल टीम होती है वो अपने उपकरणों के साथ में यहाँ पर पहुंची है और पूरे तरीके से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। चंदौसी में घर घर गणेश भगवान विराजमान हैं। लोग ढोल बजाकर नाचकर उत्सव मना रहे हैं। भारत वर्ष में सबसे ज्यादा लाल बाग के बाद हमारी चंदौसी में होती, चंदौसी का रथ यात्रा और बॉम्बे की विसर्जन सबसे मान्यता है। इस रंग में भंग न पड़ने पाए, इसकी पूरी गारंटी CM योगी ने दी है। उत्सव पर बुरी नजर डालने वालों पर पुलिस की नजर है, ताकि सनातन के इस उत्सव में कोई खलल न पड़ने पाए। आज से गणेश उत्सव का आगाज हो चुका है, लेकिन गणेश उत्सव को लेकर गुजरात में नफरती गैंग भी एक्टिव नजर आ रहा है। आरोप है कि वडोदरा में गणेश पंडाल पर अंडे फेंके गए और शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन भी लिया। दावा किया जा रहा है कि ये वही कट्टरपंथी हैं जिन्होंने गणेश उत्सव के मौके पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी। लेकिन अब देखिए, वही आरोपी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। इन्हें बप्पा का श्राप लगा है, क्योंकि हरकत ही ऐसी की थी, आस्था को चोट पहुंचाई, और जब पुलिस ने पकड़ा तो इनकी अकड़ चंद मिनटों में हवा हो गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को उसी इलाके में लाकर खड़ा किया जहां इन्होंने गणेश जी की मूर्ति पर अंडे फेंके थे। वहां पहले से लोग जुटे हुए थे और भीड़ के सामने आरोपी बार बार माफी मांगते नजर आए। देखिए, अब ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे। अक्सर कहा जाता है कि धर्म और आस्था के खिलाफ जाने वाला कभी टिक नहीं पाता, और यही नजारा इन दोनों आरोपियों के साथ भी दिखाई दिया। गणेश उत्सव की शुरुआत होते ही देश भर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों से लेकर मंडपों तक श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल है। कहीं बप्पा का भव्य स्वागत हो रहा है तो कहीं शोभा यात्रा में भक्त ढोल ताशों की थाप पर झूम रहे हैं। गणेश जी की आराधना से पूरा माहौल भक्तिमय है। हर तरफ बप्पा का रंग है और उनके आगमन का भव्य जश्न। मुंबई से लेकर पुणे तक, नागपुर से लेकर अलग अलग हिस्सों तक गणेशोत्सव का रंग दिखाई दे रहा है। सड़कों पर शोभा यात्रा, मंडपों में बप्पा की भव्य प्रतिमाएं, हर तरफ भक्ति, हर तरफ उत्साह, जयकारों से गलियां गूंज रही और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। मालेगांव में भक्तों ने बप्पा का भव्य स्वागत किया। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। इस बार मनमाड़ में 50 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका नजारा देखते ही बन रहा। पारंपरिक वेशभूषा में लोग जुटे, ढोल ताशों की गूंज के बीच भव्य जश्न मनाया गया। लासल गांव में लंबोदर को विराजमान करने से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और गोदा आरती का आयोजन किया गया, जिसने गणेश भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
ये तस्वीरें सांगली की हैं, जहां दही हांडी का आयोजन किया गया। गोविंदाओं की टोलियां उमंग और उत्साह के साथ जुटी, ऊंची ऊंची मानव रचनाएं बनाई, मटकी फोड़ने की होड़ लगी और हर तरफ जयकारों की गूंज सुनाई दी। छत्तीसगढ़ के सक्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रतिबंधित चाकू के बेचने के आरोप में पुलिस ने अमेजन को ही नोटिस भेज दिया। दरअसल पुलिस ने चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू की खरीदी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अमेजॉन को ही नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। यही नहीं, पुलिस ने कंपनी से पूछा है कि आखिर क्यों न अमेजॉन इंडिया को इस मामले में सह आरोपी बनाया जाए। यही नहीं, ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री जारी रही तो अमेजॉन इंडिया को दोषी माना जाएगा। दरअसल ये सक्ती पुलिस ने हाल ही में चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं के मेकअप कैसे हो, ये फैसला लेना प्रबंधन के लिए अब एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अब लखनऊ के KGMU ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें नेल पॉलिश लगाना मना होगा, जिसके मुताबिक यहाँ काम करने वाली महिलाएं स्टाफ नहीं लगा पाएंगी, नेल पॉलिश नहीं कर पाएंगी, मेकअप नहीं पहन पाएंगी, ज्वेलरी। ये फैसला आया नहीं कि मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। महिला कर्मी इसे तुगलकी फरमान मानने लगी, जिस पर सफाई देने के लिए प्रबंधन को सामने आना पड़ा। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं कि लिपस्टिक न लगावे, बाल न काढ़े। उसमें केवल इतना कहा गया है कि उनको अत्याधिक मेकअप और अत्याधिक ज्वेलरी से बचना चाहिए। अत्याधिक, ये केवल 6-8 घंटे के लिए ड्यूटी है, उतने के लिए एडवाइजरी है। दरअसल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU ने नर्सिंग पेशे को और अधिक अनुशासित और पेशेवर बनाने के लिए नई गाइडलाइन लागू की है। इसी में एक पॉइंट मेकअप और गहनों को लेकर है। इसके साथ ही KGMU उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल संस्थान बन गया है, जिसने औपचारिक रूप से नर्सिंग मैनुअल लागू कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक वैन बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। ये घटना उस समय हुई जब वैन में सवार लोग गूगल मैप की मदद से भीलवाड़ा से लौट रहे थे। तभी वैन गूगल मैप की वजह से बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। बताया गया कि वैन करीब 300 मीटर तक बहती चली गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और NDRF की टीम पहुंच गई, जिसके बाद सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि जिस वक्त हादसा हुआ, वैन में 9 लोग सवार थे, जिनमें 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक परिवार चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, जो भीलवाड़ा जिले में सवाई भोज मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था। तभी गूगल मैप उन लोगों को 3 साल से बंद पुलिया पर ले गया। पानी ज्यादा होने से वैन नदी में बह गई। जम्मू के कटरा में लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है। कुदरत के इस क्रोध के चलते मरने वालों का आंकड़ा 34 तक पहुंच गया है। कई लोग अभी भी लापता हैं और अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल बचाव कर्मी श्रद्धालुओं के शव ले जाते दिख रहे हैं। वहीं घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अर्धकुंवारी रूट पर लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई है। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ से मलबा और भारी पत्थर ट्रैक पर आकर गिरे और कई यात्री मलबे की चपेट में आ गए। जम्मू में 24 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। लैंडस्लाइड के चलते कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। खराब मौसम की वजह से फिलहाल माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और इसकी जद में जो कुछ भी आ रहा है वो कागज के तिनके की तरह या तो बह जा रहा है या फिर इस सैलाब में समा जा रहा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू से सामने आई, जहां रावी नदी उफान पर आ गई। नदी की उठती ऊंची ऊंची लहरों ने रूह कंपाकर रख दी। History is repeating itself. This looks like exactly the same. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से जो वीडियो सामने आया, उसमें व्यास नदी खतरे के निशान के ऊपर बहती नजर आई। व्यास नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा थी। Swollen river Byas. कुछ ऐसा ही दृश्य हिमाचल प्रदेश के मनाली में देखने को मिला। वहां बादल फटने के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके आसपास बने मकानों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि हर जगह सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
जम्मू कश्मीर में कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। बादल फटने के बाद हालात बेकाबू हैं। बारिश और बाढ़ भी तबाही मचा रही है। नदियों में भयानक सैलाब है और उसी सैलाब में तावी नदी पर बना पुल टूट गया। हादसे की तस्वीरें खौफनाक हैं, यानी डराने वाली है। हो गया। देखिए, जिस पुल पर लगातार गाड़ियां चल रही थी, एक तरफ से वाहन आ रहे थे, दूसरी तरफ से जा रहे थे, लेकिन तभी कुदरत की मार पड़ी। हो गया, ये गया। और देखते ही देखते पुल का हिस्सा ढह गया। पूरा ढांचा बर्बादी की तस्वीर में बदल गया। अचानक आई तबाही ने सबको दहला दिया। स्कॉर्पियो पुल के टूटे हिस्से में फंस गई। उसके पीछे से आ रही कार भी वहीं थम गई। सड़क पर अफरा तफरी फैल गई और लोगों के बीच खौफ का माहौल बन गया। ओ शिट! ओ बाहर निकलो! तभी मौके पर मौजूद लोग भागते हुए स्कॉर्पियो तक पहुंचे। गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकाला। ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको! ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो। ये तस्वीरें कुदरत की ताकत दिखा रही हैं। गाड़ियां वहीं फंस गईं, लोग बाल बाल बचे, लेकिन उन्हें ये डरावना मंजर हमेशा याद रहेगा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात भयावह हो चुके हैं। कई इलाके पानी में डूब गए हैं, रास्ते बंद हैं, हजारों लोग इस सैलाब में फंसे हुए हैं और ऐसे में सेना के जवान आसमान से देवदूत बनकर मदद पहुंचा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें बेहद रोमांचक लेकिन खौफनाक भी हैं। ऊपर गड़गड़ाता हेलीकॉप्टर, नीचे उफनती बाढ़ और इन दोनों के बीच जिंदगी और मौत से लड़ते हमारे वीर जवान। रस्सियों से लटकते हुए ये कमांडो एक एक जान बचाने के मिशन पर हैं। कहीं बच्चों को उठाए कंधे पर चल रहे हैं तो कहीं बुजुर्गों को अपने हाथों में थामकर मौत से बाहर निकाल रहे हैं। भारतीय सेना ने जम्मू क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह नीचे उफनती मौत के बावजूद देवदूत बनकर सैनिक रस्सियों के सहारे उतरते हैं, लोगों का रेस्क्यू करते हैं। यानी त्रासदी में जहां एक ओर प्रकृति का कहर है, वहीं दूसरी ओर देश के ये जांबाज अपने फर्ज की मिसाल पेश कर रहे हैं। सैलाब के बीच जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है, लेकिन पंजाब के माधोपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। क्योंकि एक मकान लहरों में फंसा है, मकान के अंदर लोग हैं। लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर जैसे ही माधोपुर हेडवर्क्स के पास उतरा, हालात बेहद नाटकीय हो गए। पानी से घिरे इलाके में सेना का एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और रेस्क्यू शुरू होता है। तभी हादसे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पुरानी इमारत जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, अचानक तेज आवाज के साथ धराशायी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो मकान रेस्क्यू ऑपरेशन का ही इंतजार कर रहा हो। इस हादसे के बावजूद सेना ने ऑपरेशन नहीं रोका। हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ा और बाकी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास तो गाड़ियों का ही स्विमिंग पूल बन गया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बारिश के पानी ने पूरे स्टेशन परिसर को अपनी चपेट में ले लिया है। रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में बनी पार्किंग में दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कुछ कारें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, जबकि कई अन्य का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आ रहा है। पार्किंग एरिया एक छोटे तालाब जैसा दिख रहा है और वहां रखी गाड़ियों को भारी नुकसान होने की आशंका है। बुधवार रात से ही लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन गुरुवार तड़के अचानक जलस्तर बढ़ गया और रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में पानी भर गया और सुबह गाड़ियां तैरती नजर आईं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई और इसकी वजह से वहां से गुजर रहा ट्रक खाई में जा गिरा। क्योंकि अचानक जमीन धंसने से ट्रक फंस गया और कुछ देर बाद खाई में जा गिरा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें सड़क किनारे ट्रक फंसा दिखाई दे रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी जमीन का धंसना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ट्रक एक तरफ झुकने लगा। देखते ही देखते सड़क एक तरफ धंस गई, जिसकी वजह से ट्रक खाई में जा गिरा। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। गनीमत की बात यह रही कि जिस वक्त ट्रक खाई में गिरा उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना जान भी जा सकती थी। सड़क धंसने की वजह से उस रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई। क्या हिमाचल प्रदेश में पहाड़ गुस्से में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लैंडस्लाइड के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये उन इलाकों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है जहां नया निर्माण हो रहा है। हिमाचल के कोटखाई इलाके में ऐसा ही एक हादसा हुआ है, जिसकी भयावह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
इस हादसे में कई घर पहाड़ से गिरे मलबे की जद में आकर तबाह हो गए। कई गाड़ियां भी इस हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। बताया जा रहा है कोटखाई के कोकुनाला इलाके में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं एक के बाद एक दर्ज की गई, जिनमें से सबसे भयावह रही ये लैंडस्लाइड। हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। ओ भाई साहब, और महज 6 सेकंड में एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर तबाह हो गया। वहां मकानों और दुकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह दौड़कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वहां मौजूद अपनी गाड़ियों को नहीं हटा सके। लेकिन जैसे ही पत्थर गिरने बंद हुए, गाड़ी चालक वहां से अपनी गाड़ियां लेकर निकल भागे।